हेलो दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड तेजी से सर्कुलेट हो रहा है। चाइनाज वास्ट हाई स्पीड रेल नेटवर्क ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस। और इसके बहाने इंडिया को डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि भारत बिल्कुल इनकैपेबल है या भारत कभी चीन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकता। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल और इन्फॉर्म सिटीजन के तौर पर हमें सिर्फ हेडलाइंस या कंपैरिजन चार्ट्स को देखकर अपनी कंट्री को जज नहीं करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि दो देशों की डेवलपमेंट जर्नी एक जैसी नहीं होती और दोनों की हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स और नेशनल प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। इसके लिए यह कंपैरिजन सिर्फ सुपरफिशियल नहीं बल्कि रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। चीन ने 2008 से लेकर आज तक दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क बना लिया। 48,000 किलोमीटर से अधिक एचएसआर लाइंस, 300 से 350 किलोमीटर पर आवर की ऑपरेशनल स्पीड और सैकड़ों मेजर सीरीज को जोड़ने वाला एक विशाल नेटवर्क। यह इंप्रेसिव है, इस पर कोई विवाद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी देश पीछे हैं या उनके सिस्टम खराब हैं। चीन का पूरी तरह सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम है, जिससे डिसीजन मेकिंग एक्सट्रीमली फास्ट होती है। जमीन का अधिग्रहण वहाँ एक राजनीतिक इशू नहीं है, बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है। सरकार बोलती है और दूसरी तरफ काम शुरू हो जाता है। ना पब्लिक इरिगेशन, ना सिटीजन ऑब्जेक्शन, ना एनवायरमेंट क्लियरेंस, ना मल्टी लेवल अप्रूवल्स। और ये पूरी सिस्टम एक पार्टी और एक अथॉरिटी के कंट्रोल में है, जो जिसके बारे में काफ़ी जानते हैं कि चाइना में इस वक्त कौन पहले से कौन वहाँ पे राज कर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये मॉडल इंडिया पर लागू किया जा सकता है? आंसर है बिल्कुल नहीं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जिसमें हर स्मॉल प्रोजेक्ट भी कई एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल लेयर से होकर गुजरता है। यह स्लो जरूर लगता है, लेकिन ये वही सिस्टम है जो इंडिविजुअल राइट्स, पब्लिक पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेटिक एथिक्स को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट केवल इंजीनियरिंग चैलेंज नहीं होता है, वह एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो तभी सस्टेनेबल रहता है जब लोकल कंसेंट, लीगल ट्रांसपेरेंसी और लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी हो। बाकी चाइना का हाई स्पीड रेल एक इंजीनियरिंग मार्वल है, लेकिन उसके साथ ही मैसिव डेट, हैवी फाइनेंशियल लॉसेस और कई घोस्ट लाइंस भी हैं, जिन पर जो राइडरशिप बहुत कम है। इसलिए डायरेक्ट कंपैरिजन करना ना सिर्फ गलत है बल्कि एक मिसलीडिंग भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। अब इंडिया की बात करते हैं। ये सच है कि इंडिया ने अभी तक चाइना जैसा बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क नहीं बनाया है, और यह भी सच है कि इंडिया का पहला हाई स्पीड प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन अभी कंस्ट्रक्शन फेज में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया पीछे है। असल में इंडिया की स्ट्रेटजी फंडामेंटली अलग है। इंडिया पहले पूरे रेलवे सिस्टम को मॉडर्नाइज कर रहा है। सिग्नलिंग अपग्रेड्स, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, स्टेशन रिडेवलपमेंट, वंदे भारत ट्रेन्स, कवच सेफ्टी सिस्टम और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर मैसिव इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो रहा है। तो चाइना ने पहले हाई स्पीड रेल बनाया और बाद में बाकी सिस्टम सुधारे। इंडिया पहले अपनी फाउंडेशन जो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ताकि फ्यूचर में हाई स्पीड नेटवर्क इकोनॉमिकली और टेक्निकली दोनों रूप से वहाँ पे सस्टेनेबल बन सके। तो इंडिया की 100% इलेक्ट्रिफिकेशन दुनिया के किसी भी बड़े देश से तेज गति से पूरी हुई है, क्योंकि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जैसा प्रोजेक्ट चाइना के पास भी इतना ऑप्टिमाइज नहीं है। और इससे पूरे देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो रही है, जो इकोनॉमी की ग्रोथ स्पीड को डबल करती है। वंदे भारत ट्रेन सेमी हाई स्पीड कैटेगरी में वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का हिस्सा है। ये 180 किलोमीटर पर आवर की कैपेबिलिटी के साथ मॉडर्न रोलिंग स्टॉक है, जो एग्जिस्टिंग ट्रैक पर चलकर देश के बड़े हिस्से में ट्रैवल टाइम कम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया ये सब एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में कर रहा है, जहां लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन, एनवायरमेंटल स्टडीज और पब्लिक कंसर्न नेचुरली ज़्यादा समय लेते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्ट सोशली स्टेबल और लीगली स्ट्रांग बनता है।
सोशल मीडिया पर एक अक्सर एक नैरेटिव पुश किया जाता है, अगर इंडिया इतना बेस्ट है तो चाइना जैसा हाई स्पीड रेल क्यों नहीं बना पाया। लेकिन ये क्वेश्चन ही फ्लॉ है यहाँ। तो दो देशों की टाइमलाइन और सरकमस्टांसिस एक जैसे नहीं होते। चाइना ने 2000 के आसपास ईयर 2000 के आसपास पूरी तरह सेंट्रलाइजेशन नियंत्रण वहां पे पूरा कंट्रोल पा लिया था, और अनलिमिटेड गवर्नमेंट डेट और मैसिव स्टेट फंडिंग के जरिए ऐसे कई प्रोजेक्ट उन्होंने पुश किए। और इंडिया 1990 के आसपास अभी भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी ही था, जिसने पहली बार लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किए थे। वही डेमोक्रेसी की वजह से इंडिया में करप्शन का खुलासा होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, पब्लिक डिबेट होता है, और डेवलपमेंटल मिस्टेक्स परमानेंट बनती ही नहीं। तो चाइना की कई हाई स्पीड रेल लाइंस फाइनेंशियली लॉस मेकिंग है। लोकल गवर्नमेंट के हाथ में भारी डेट एक्यूमुलेटेड है। कई स्टेशन पर राइडरशिप कम है और कई कॉरिडोर ऑपरेशनल कॉस्ट से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर नहीं पाते। लेकिन चाइना इसे सस्टेन कर पाता है क्योंकि उसकी इकोनॉमी सेंट्रलाइज्ड है और डेट ट्रांसपेरेंसी ग्लोबल स्टैंडर्ड पर नहीं रखी जा सकती वैसे। तो इंडिया डेट हैवी हाई स्पीड प्रोजेक्ट को बिना प्रॉपर स्टडी के शुरू ही नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ओपन, अकाउंटेबल और ग्लोबली इंटीग्रेटेड है। यहाँ हर रुपये का जस्टिफिकेशन चाहिए, हर प्रोजेक्ट का ऑडिट होता है, और हर डिसीजन पब्लिक स्क्रूटनी के नीचे ही चलता है। तो अब सवाल आता है, क्या इंडिया फ्यूचर में चाइना जैसा हाई स्पीड नेटवर्क बना सकता है? और आंसर है यस। लेकिन इंडिया अपने तरीके से बनाएगा, अपनी इकोनॉमी के हिसाब से, अपने डेमोक्रेसी के रूल्स के साथ, और अपनी लॉन्ग टर्म नीड्स के हिसाब से। तो इंडिया ने पिछले 10-12 सालों में वर्ल्ड के फास्टेस्ट रेलवे मॉडर्नाइजेशन कैंपेन्स में से एक चलाया है। स्टेशन वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड ग्लोबल बेंचमार्क टच कर रहे हैं, और ट्रेन स्पीड्स लगातार बढ़ रही हैं। 2030 के बाद इंडिया की कई कॉरिडोर हाई स्पीड रेडी होंगी, और आने वाले कुछ डिकेड्स में इंडिया का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एशिया का सबसे बैलेंस्ड और सस्टेनेबल नेटवर्क बनने की डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसलिए ये कहना है कि इंडिया को डिग्रेड किया जा सकता है क्योंकि चाइना आज आगे है ऑब्वियसली, और ये इमेच्योर और इनकम्पिटेंट अंडरस्टैंडिंग है। कंट्रीज रेस नहीं होती, कंट्रीज का डेवलपमेंट एक मैराथन होता है, जिसमें हर देश अपनी ज़मीन, अपनी पॉपुलेशन, अपनी इकोनॉमी और अपनी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से आगे प्रोग्रेस करता है। चाइना आज आगे है, लेकिन इंडिया की ट्रैजेक्टरी स्टेबल है, सस्टेनेबल है, और लॉन्ग टर्म में ग्लोबली competitive है। जो लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ नंबर देखकर इंडिया को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि डेवलपमेंट सिर्फ किलोमीटर्स ऑफ रेल लाइन से नहीं मापा जाता। डेवलपमेंट गवर्नमेंट गवर्नेंस, क्वालिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पब्लिक एक्सेप्टेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी और जियोपॉलिटिकल कंसिस्टेंसी से मापा जाता है। और इन सब पैरामीटर्स पर इंडिया ग्लोबल स्टैंडर्ड पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया की डेमोक्रेसी स्लो लग सकती है, लेकिन यही डेमोक्रेसी इंडिया की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। यही रीजन है कि ग्लोबल कंपनीज इंडिया को ट्रस्ट करती हैं। यही रीजन है कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, और यही रीजन है कि इंडिया स्लो दिखेगा ये, लेकिन रेस खत्म होने से खत्म होने पर सबसे जन्मी हुई ताकतों में गिना जाएगा, स्टेबल, अकाउंटेबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। और इसलिए अब जब अगली बार कोई चाइना वर्सेस इंडिया हाई स्पीड रेल या कुछ और भी ऐसी चीजें कंपैरिजन करता, ऐसा ही कोई कंपैरिजन लेकर आता है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक आधा सच है। कंप्लीट ट्रूथ ये है कि इंडिया का डेवलपमेंट मॉडल अलग है, और ये मॉडल लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बैलेंस्ड और ज़्यादा रेजिलिएंट है। इंडिया अपने रास्ते पे है, और अपनी गति, अपनी फुल स्पीड से है, और अपनी फ्यूचर पोटेंशियल के साथ है। कंपैरिजन करने का हक सबको है, लेकिन नैरेटिव का मकसद किसी देश को डिग्रेड करना नहीं होना चाहिए, बल्कि सच को समझना होता है।
बाकी आज की वीडियो में बस यही। बाकी अगली वीडियो में आपको जो भी अपडेट चाहिए होगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या कोई ऐसी केस स्टडी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।